हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 56 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो हम ये समझेंगे कि ये MPI मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स क्या होता है, इसे कौन मेज़र करता है और इससे हम पावर्टी और इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी को कैसे मेज़र करते हैं, और फिर इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या कुछ डेटा हैं, क्या कुछ इंडिया के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट है, उन सबको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये पावर्टी के ऊपर चल रही है। इससे पहले हमने देखा था पावर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया, हमने लकड़वाला कमेटी की पावर्टी लाइन देखी, फिर हमने प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की पावर्टी लाइन देखी, फिर हमने डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी की पावर्टी लाइन देखी। इन लोग के बीच में हमने कंपैरिजन भी किया, ठीक है। तो आज हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स क्या होता है। देखिए, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को हम MPI कहते हैं, ठीक है। सो दिस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय UNDP along with ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं OPHI, ठीक है। ये एक रिसर्च फाउंडेशन या इंस्टीट्यूट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है इसको UNDP ने और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इस संस्था और UNDP ने मिलकर बनाया है। और दूसरी बात देखिए कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है ये 2010 के बाद से इस्तेमाल हो रहा है। तो 2010 तक जो UNDP है यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पावर्टी को मेजर करती थी थ्रू HPI, दैट इज ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। तो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स को रिप्लेस करके मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स लाया गया, ठीक है। और देखिए ये जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है इसको UNDP और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने मिलकर बनाया था और इसे UNDP मेज़र करती है और इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश करती है, राइट। अब आते हैं कि MPI है क्या, या MPI पावर्टी को कैसे मेज़र करता है। तो देखिए, MPI मेजर्स पावर्टी इन टर्म्स ऑफ डेप्रिविएशन ऑफ हाउस होल्ड ऑन वेरियस बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। यानी ये जो MPI है ये हाउस होल्ड्स के डेप्रिविएशन लेवल को मेज़र करता है। यानी कि MPI जो है वो पावर्टी को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ डेप्रिविएशन ऑफ हाउस होल्ड ऑन बेसिक एमिनिटीज़। यानी कि कोई भी हाउस होल्ड बेसिक एमिनिटीज़ पे कितना डिप्राइव्ड है उस आधार पे MPI पावर्टी मेजर करता है, राइट। अब देखते हैं कि MPI जो है ये इंडेक्स बनती कैसे है और ये फिर डेप्रिविएशन को कैसे मेजर करती है, जो हाउस होल्ड के डेप्रिविएशन है उनको कैसे मेज़र करती है। तो देखिए, बेसिकली ये जो MPI है इस इंडेक्स में 3 डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन होता है हेल्थ, दूसरा डायमेंशन होता है एजुकेशन और तीसरा डायमेंशन होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तो 3 डायमेंशन होते हैं और अगर आप इन तीनों डायमेंशन को देख रहे हैं तो आपको सिमिलर लग रहा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो 3 तो डायमेंशन हो गए, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन डायमेंशन के अंतर्गत कुछ इंडिकेटर्स हैं। जैसे हेल्थ में क्या इंडिकेटर हैं, 2 इंडिकेटर हैं। पहला तो न्यूट्रिशन है, दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। यानी हम जो हेल्थ डायमेंशन है इसमें हम 2 इंडिकेटर ले रहे हैं और इन दोनों इंडिकेटर को हम कुछ डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड देंगे और उसके आधार पे हम देखेंगे कि वेदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड हाउस होल्ड न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी के इंडिकेटर पे डिप्राइव्ड हैं या नहीं, ठीक है। साथ ही साथ अगर नीचे अगर देखें, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी 2 इंडिकेटर हैं। पहला है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दूसरा है चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। और जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुल 6 इंडिकेटर्स हैं। पहला है क्लीन कुकिंग फ्यूल,
दूसरा है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, चौथा है एक्सेस टू सैनिटेशन, पांचवा एक्सेस टू हाउसिंग, छठा एक्सेस टू सर्टेन एसेट्स। तो इन इंडिकेटर्स को हम डिटेल में देखेंगे। और आप देखिए हर इंडिकेटर के लिए एक डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड दी गई है। डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड ये तय करेगा कि कोई भी हाउस होल्ड इन इंडिकेटर्स पे डिप्राइव्ड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हेल्थ डायमेंशन लेते हैं और उसके इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो हेल्थ डायमेंशन में दो इंडिकेटर हैं। पहला इंडिकेटर न्यूट्रिशन है, उसके लिए डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड क्या कहता है, ये कहता है कि एटलीस्ट वन मेंबर इन द फैमिली इज अंडर न्यूरिश्ड। यानी कि अगर कोई हाउस होल्ड है, उस हाउस होल्ड में कोई भी एक व्यक्ति अंडर न्यूरिश्ड है, तो इसका मतलब है कि वो हाउस होल्ड न्यूट्रिशन पे डिप्राइव्ड है, तो उसका डेप्रिविएशन स्टेटस क्या हो जाएगा 1। और अगर किसी हाउस होल्ड या फैमिली में कोई भी मेंबर अंडर न्यूरिश्ड नहीं है, तो उनका डेप्रिविएशन स्टेटस हो जाएगा 0, यानी वो हाउस होल्ड न्यूट्रिशन पे कंप्लीट मानी जाएगी। और अगर कोई हाउस होल्ड न्यूट्रिशन पे फेल है, तो हम ये कहेंगे कि वो न्यूट्रिशन के इंडिकेटर पे डिप्राइव्ड है। और वो डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड क्या है कि कोई भी एक मेंबर, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई एक सदस्य भी अगर भरपेट खाना नहीं पा रहा है, उसकी कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरा हो रही है, वो अंडर न्यूरिश्ड है, तो उस एक व्यक्ति के अंडर न्यूरिश्ड होने से भी डेप्रिविएशन स्टेटस 1 हो जाएगा। तो कोई एक अंडर न्यूरिश्ड हो या एक से ज़्यादा, वो हाउस होल्ड न्यूट्रिशन के क्राइटेरिया पे डिप्राइव्ड या फेल मानी जाएगी, तो उसका स्टेटस 1 हो जाएगा। डेप्रिविएशन स्कोर के बारे में ये जो आखिरी कॉलम है DS, इसको बोलते हैं डेप्रिविएशन स्कोर, इसके बारे में आखिरी में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा इंडिकेटर क्या कहता है। दूसरा इंडिकेटर हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी का। अब इसके लिए थ्रेशोल्ड क्या है, डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड, डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द फैमिली इन लास्ट 5 ईयर। यानी जो भी सर्वेयर है, सर्वे करने वाले व्यक्ति या संस्था अगर आपसे पूछती है कि क्या आपके परिवार में पिछले 5 सालों में किसी चाइल्ड, किसी बच्चे की डेथ हुई है, अगर हाँ, तो यानी कि आप डिप्राइव्ड हैं हेल्थ के क्राइटेरिया में, उसमें भी चाइल्ड मोर्टेलिटी वाले इंडिकेटर पे, तो उस फैमिली की डेप्रिविएशन स्टेटस 1 हो जाएगी। और अगर किसी फैमिली में पिछले 5 सालों में कोई भी चाइल्ड की डेथ नहीं हुई है, तो उसका डेप्रिविएशन स्टेटस 0 होगा, ठीक है। आइए एजुकेशन पे। एजुकेशन डायमेंशन है जिसमें ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। अब इंडिकेटर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं डेटा कलेक्शन उतना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन के फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम इंडिकेटर्स को रीजनेबल रखते हैं, और ये इंडिकेटर्स MPI के हैं, ओके। तो क्योंकि MPI इन डायमेंशन में इन्हीं इंडिकेटर्स को इम्पोर्टेंट मानती है या सफिशिएंट मानती है इन डायमेंशन के असेसमेंट को लेकर। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो पहला इंडिकेटर है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब इसका डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड क्या कहता है, नो मेंबर ऑफ फैमिली हैज, यहाँ पे थोड़ा एक हैज लगाना पड़ेगा, नो मेंबर ऑफ फैमिली हैज रिसीव्ड एजुकेशन फॉर एटलीस्ट 6 ईयर्स। यानी कि जिस भी परिवार की सर्वे की जा रही है, ठीक है, मतलब हाउस होल्ड या परिवार से ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, नो मेंबर ऑफ फैमिली रिसीव्ड एजुकेशन फॉर एटलीस्ट 6 ईयर्स, क्या आपके फैमिली में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कम से कम 6 साल की स्कूल एजुकेशन किया हो। अगर मान लीजिए किसी परिवार में 5 मेंबर हैं, अगर उस 5 मेंबर में से एक या एक से ज़्यादा लोगों ने 6 साल की स्कूल एजुकेशन की है, तो वो फैमिली की डेप्रिविएशन स्टेटस क्या होगी, 0। और अगर परिवार में कोई भी मेंबर कम से कम 6 साल की एजुकेशन नहीं किया है, तो वो फैमिली क्या है, डिप्राइव्ड मानी जाएगी इन टर्म ऑन एजुकेशन, तो उसकी डेप्रिविएशन स्टेटस 1 हो जाएगी, ठीक है। सो नो मेंबर ऑफ फैमिली रिसीव्ड एजुकेशन फॉर एटलीस्ट 6 ईयर्स। अगर परिवार में कोई भी सदस्य कम से कम 6 साल के लिए शिक्षा नहीं पाया है, तो वो परिवार एजुकेशन पे डिप्राइव्ड यानी उसकी स्टेटस 1 होगी।
अब देखिए इसका दूसरा इंडिकेटर क्या है। दूसरा इंडिकेटर कहता है चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस, यानी कि हम जिस भी फैमिली से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस परिवार में बच्चे भी होंगे। तो अगर उस परिवार के बच्चे क्लास 8 तक स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनका डेप्रिविएशन स्टेटस 1 हो जाएगा, यानी चाइल्ड अप टू 8th क्लास नॉट अटेंडिंग स्कूल। ठीक है, घर में जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम क्लास 8 तक स्कूल जाने चाहिए, उनका स्कूल एजुकेशन होना चाहिए। अगर परिवार में कोई भी बच्चा क्लास 8 तक स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है तो वो फैमिली डिप्राइव्ड मानी जाएगी, उसका स्टेटस 1 होगा। अगर परिवार के सारे बच्चों को कक्षा 8 तक की स्कूली एजुकेशन दी जा रही है, दी जा सकती है या देने की मंशा है या दी जा रही है तो उनका स्टेटस 0 माना जाएगा, यानी कि वो चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस पे डिप्राइव्ड नहीं है। आगे आइए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 6 क्राइटेरिया या इंडिकेटर्स रखे हैं। ठीक है, तो पहला है कि एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल। ठीक है, अब इसमें थ्रेशोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी फैमिली के पास क्लीन कुकिंग फ्यूल है तो यानी कि उसका मतलब है कि वो डिप्राइव्ड नहीं है ऑन दिस इंडिकेटर, यानी उसका स्टेटस 0 हो जाएगा। और अगर कोई फैमिली आज भी काऊ डंग, कोल या वुड का इस्तेमाल कर रही है कुकिंग के लिए तो वो कुकिंग फ्यूल वाले इंडिकेटर पे डिप्राइव्ड माने जाएंगे और उनका स्टेटस 1 हो जाएगा। दूसरा इंडिकेटर है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी परिवार में किसी हाउस होल्ड या फैमिली को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अवेलेबल है, उनको 24 घंटे में कुछ घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो उनका डेप्रिविएशन स्टेटस 0 होगा। और अगर कोई परिवार ऐसा है या कोई ऐसा इलाका है जहां बिजली की कनेक्शन नहीं है, जहां 24 घंटे में कोई बिजली की सप्लाई नहीं है, उनका डेप्रिविएशन स्टेटस इस इंडिकेटर पे 1 हो जाएगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी से डिप्राइव्ड हैं। तीसरा इंडिकेटर कहता है एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर किसी फैमिली को सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है, चाहे उसके घर में चाहे उसके नियर बाई, मतलब किसी टैप से, ठीक है, गवर्नमेंट टैप से, तो अगर किसी फैमिली को सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है तो उनका डेप्रिविएशन 0 होगा। अगर वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस इंडिकेटर पे डिप्राइव्ड है, उनका स्टेटस 1 हो जाएगा। एक्सेस टू सैनिटेशन। अगर किसी घर के पास सैनिटेशन की सुविधा है, सैनिटेशन मतलब अगर किसी फैमिली के पास सैनिटेशन की सुविधा है, इसका मतलब क्या है? सैनिटेशन से मतलब होता है कि घर में टॉयलेट की अवेलेबिलिटी, घर में टॉयलेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, घर में जो भी टॉयलेट है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से, ड्रेनेज से कनेक्टेड होना चाहिए और वो ड्रेनेज कवर्ड होना चाहिए। तो अगर किसी हाउस होल्ड के पास टॉयलेट है, ठीक है, यानी कोई ओपन डेफिकेशन नहीं हो रहा है, उनको कवर्ड ड्रेनेज की सुविधा मिल रही है, तो वो सैनिटेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो उनका डेप्रिविएशन स्टेटस 0 हो जाएगा। फिर आता है एक्सेस टू हाउसिंग। अब अगर किसी हाउस होल्ड या फैमिली के पास घर है लेकिन वो घर सीमेंटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या कहता है? थ्रेशोल्ड ये कहता है कि घर है लेकिन अगर वो मिट्टी का बना है या रुडिमेंट्री यानी मतलब कच्चा मकान है, और कच्चा मकान में भी थ्रेशोल्ड ये कहता है कि अगर घर का फ्लोर, वॉल या रूफ इनमें से कुछ भी मिट्टी का बना है या कच्चा है तो वो हाउस होल्ड डिप्राइव्ड मानी जाएगी। ठीक है, और अगर किसी फैमिली के पास या हाउस होल्ड के पास फ्लोर, वॉल, रूफ ये सब सीमेंटेड हैं तो उसका डेप्रिविएशन स्टेटस 0 हो जाएगा। अगर हम एसेट की बात करें तो देखिए एसेट पे चूँकि ये एमपीआई से यूएनडीपी पावर्टी को मेजर करती है। ठीक है, पावर्टी और इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी दोनों को मेजर करती है। तो चूँकि दुनिया में तो पुअर कंट्रीज़ भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, तो एसेट में क्राइटेरिया दोनों के लिए रखा गया है। कार या ट्रक डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए होता है, या फिर कार या ट्रक के अलावा ये जो नीचे के आइटम्स हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के असेसमेंट के लिए हैं। तो कोई, अगर हम इंडिया की बात करें जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे इंडिया में अगर किसी फैमिली के पास
ये है लेस देन 2 ऑफ दीज आइटम्स, टीवी, फ्रिज, फ़ोन, रेडियो एक्सेट्रा, इनमें से कम 2 आइटम या 2 आइटम से ज़्यादा हैं तो वो डिप्राइव्ड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इनमें से 2 आइटम से भी, मतलब 2 आइटम नहीं है, 2 आइटम से कम आइटम है, तो वो फैमिली एसेट्स पे डिप्राइव्ड मानी जाएगी और उसका डेप्रिवेशन स्टेटस 1 होगा। तो ये तो इन डायमेंशन में आने वाले इंडिकेटर्स और उनकी डेप्रिवेशन थ्रेशोल्ड के आधार पर वो डिप्राइव्ड हैं कि नहीं, ये हम समझ लिए। अब बात आती है डेप्रिवेशन स्कोर की, जो मैंने अब बात आती है डेप्रिवेशन स्कोर की, जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब देखिए, ओके, अब अगर हमने डेप्रिवेशन स्टेटस 0 या 1 रखा है तो आप ऐसे समझिए कि इस MPI में हमारे पास 3 डायमेंशन हैं। ओके, अगर हमारे पास MPI में 3 डायमेंशन है तो हर डायमेंशन को हम कितनी वैल्यू दे सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल वैल्यू 1 है तो हम 3 डायमेंशन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1/3 हम हर डायमेंशन को वैल्यू दे देंगे। तो 1/3 हेल्थ को मिलेगा, 1/3 एजुकेशन को और 1/3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। अब एक डायमेंशन के अंदर जितने इंडिकेटर होंगे फर्दर ये वैल्यू उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हेल्थ के पास 2 इंडिकेटर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इंडिकेटर को जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 1/6। उसी तरह से एजुकेशन में दोनों इंडिकेटर को वैल्यू क्या मिलेगी, 1/6। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने 1/3 वेटेज दिया था क्योंकि हमने तीनों डायमेंशन को इक्वल वेटेज दिए हैं। तो अब ये 1/3 अगर 6 इंडिकेटर्स में बटेगा तो हर एक इंडिकेटर को 1/18 वेटेज मिलेगा। अब देखिए, अगर कोई हाउस होल्ड न्यूट्रिशन पे डिप्राइव्ड है तो उसका डेप्रिविएशन स्कोर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर न्यूट्रिशन पे, ये जो न्यूट्रिशन के लिए डेप्रिवेशन थ्रेशोल्ड है उसके आधार पे अगर कोई हाउस होल्ड या फैमिली डिप्राइव्ड है तो 1, इस डेप्रिविएशन स्टेटस को जब हम इस इंडिकेटर के वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेप्रिविएशन स्कोर मिलेगा। तो अगर कोई फैमिली डिप्राइव्ड है तो वेटेज 1/6 इंटू स्टेटस दैट इज़ 1, डेप्रिवेशन स्कोर विल बिकम 1/6। इसी तरह से अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी पे भी कोई डिप्राइव्ड है फैमिली तो उसकी डेप्रिविएशन स्कोर 1/6 हो जाएगी। और अगर डेप्रिविएशन स्टेटस 0 है तो डेप्रिविएशन स्कोर 0 इंटू 1/6 0 हो जाएगी। इसी तरह से आप सबके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली होगा क्या, फाइनली आप ये मान लीजिए कि 2 ही एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं। पहला एक्सट्रीम केस हो सकता है कि कोई हाउस होल्ड ऐसा होगा जो इन तीनों डायमेंशन के इन सारे इंडिकेटर्स पे डिप्राइव्ड ना हो, यानी उसके इन सभी इंडिकेटर पे डेप्रिविएशन स्टेटस 0 हो। तो उसके लिए फाइनल डेप्रिविएशन स्टेटस क्या आएगा, सारे 0 ऐड होके 0 बनेंगे। और अगर कोई ऐसा हाउस होल्ड है जो इन तीनों डायमेंशन के इन सारे इंडिकेटर पे डिप्राइव्ड है तो उसकी सब पे डेप्रिविएशन स्टेटस 1 होगी और इन इंडिकेटर वैल्यूज से वो स्टेटस मल्टीप्लाई होकर 1/6 बनेगा और बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो सारे 1/18 होंगे। उन सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल डेप्रिविएशन स्कोर आएगा 1, यानी मिनिमम डेप्रिविएशन स्कोर 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1। 0 डेप्रिविएशन स्कोर क्या बताता है कि वो हाउस होल्ड किसी भी इंडिकेटर, किसी भी पैरामीटर पे डिप्राइव्ड नहीं है MPI का। और अगर किसी हाउस होल्ड की डेप्रिविएशन स्टेटस 1, डेप्रिविएशन स्कोर 1 है, इसका मतलब है कि वो सारे ही इंडिकेटर्स पे डिप्राइव्ड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो MPI इंडेक्स को लेकर हो गई, ठीक है, कि MPI इंडेक्स में डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है, और उन डायमेंशन के अलावा ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनकी डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड क्या होती है, डेप्रिविएशन स्टेटस और स्कोर क्या होते हैं। अब देखिए, ये जो MPI है, इस MPI में देखिए
वेट ए सेकेंड, ये थोड़ा हैंग कर रहा है। ओके अब ठीक है, क्योंकि वो अपने से मूव कर रहा था। ठीक है, तो ओके राइट, ठीक है, तो देखिए, ओके वेट ए सेकेंड, लेट मी फर्स्ट करेक्ट इट। ओके, तो अब हमने क्या किया, यहाँ तक तो हमने MPI देख लिया। अब देखिए इस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से पावर्टी लाइन कहाँ बनती है, तो इसकी पावर्टी लाइन बनती है डेप्रिविएशन स्कोर के बेसिस पे। तो पावर्टी लाइन होती है डेप्रिविएशन स्कोर के 1/3 वैल्यू पे, दैट इज़ 33.33%। यानी कोई भी हाउस होल्ड उसका जो भी डेप्रिविएशन स्टेटस है उसके हिसाब से जो इंडिकेटर्स को हमने वेटेज असाइन किया था उनसे मल्टीप्लाई होकर उसकी डेप्रिविएशन स्कोर बनेगा हर एक डायमेंशन और हर एक इंडिकेटर के लिए। फाइनली जब हम उसके डेप्रिविएशन स्कोर को ऐड करेंगे तो जिन भी हाउस होल्ड के डेप्रिविएशन स्कोर, जो DS है इसको हम डेप्रिविएशन स्कोर कहते हैं, जिस भी हाउस होल्ड की डेप्रिविएशन स्कोर 1/3 से ज़्यादा होगी, यानी 33.33% से ज़्यादा होगी, वो हाउस होल्ड पुअर माना जाएगा। ठीक है, और जिन भी हाउस होल्ड के डेप्रिविएशन स्कोर 33.33% से कम है उनको हम पुअर नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके तो हमने क्या देखा कि पावर्टी लाइन बन रही है डेप्रिविएशन स्कोर के बेसिस पे। जब भी डेप्रिविएशन स्कोर 1/3 से ज़्यादा होगा यानी 33.33% से ज़्यादा होगा तो वो हाउस होल्ड पुअर मानी जाएगी, और जिस भी हाउस होल्ड या फैमिली के डेप्रिविएशन स्कोर 33.33% से कम है वो गरीब नहीं माने जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ MPI में जो भी हमने डायमेंशन इंडिकेटर्स लिए हैं, हम वहाँ पे ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी हाउस होल्ड हैं, मतलब अगर कोई हाउस होल्ड 1/3 ऑफ द बेसिक एमिनिटीज़, अगर 1/3 से कम बेसिक एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड है तो हम उन हाउस होल्ड को पॉवर्टी से बाहर रख रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी 1/3 डेप्रिविएशन, मतलब ऐसे हाउस होल्ड जिनका डेप्रिविएशन स्कोर 1/3 से कम है हम उन्हें पॉवर्टी के बाहर रख रहे हैं। ठीक है, और जिन भी हाउस होल्ड या फैमिली के डेप्रिविएशन स्कोर 1/3 से ज़्यादा है उन्हें हम पुअर हाउस होल्ड मान रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए नीचे आते हैं। अब सर्वे के बाद मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि मान लीजिए सर्वे किया गया और हमने, मतलब ऐसे समझिए कि हमने 30 हाउस होल्ड का सर्वे किया है। टोटल नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड कितने हैं? 10 10 10। ठीक है, तो टोटल 30 हाउस होल्ड का हमने सर्वे किया। हमने देखा कि 10 हाउस होल्ड, मतलब 30 में से 10 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका डेप्रिविएशन स्कोर आया 30%। नेक्स्ट 10 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका डेप्रिविएशन स्कोर 45% है, और बाकी 10 हाउस होल्ड का डेप्रिविएशन स्कोर 60% है। ये बस एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये 10 हाउस होल्ड हैं जिनकी डेप्रिविएशन स्कोर 30% है, तो यानी कि ये ऐसे 10 हाउस होल्ड हैं जो
जिनका डेप्रीवेशन स्कोर 1/3 से कम है, तो ये हाउस होल्ड पुअर नहीं माने जाएंगे, यानी 10 हाउस होल्ड यहाँ पे ये जो है ये दे आर नॉट पुअर। बाकी ये जो 10 यानी 20 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनका डेप्रीवेशन स्कोर 1/3 से ज़्यादा है, तो ये पुअर हाउस होल्ड माने जाएंगे। तो अब इससे पावर्टी कैसे एस्टिमेट होती है? तो मैंने बोला जो हम पावर्टी एस्टिमेट करते हैं उसको हम पावर्टी रेशियो या हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। तो पावर्टी रेशियो को हम H से लिखते हैं विथ सिंबल H, और इसका फार्मूला होता है जो भी टोटल नंबर ऑफ पुअर्स हैं डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इनटू 100। तो हमें परसेंटेज पुअर मिल जाते हैं और इसी को ये परसेंटेज पुअर को हम बोलते हैं पावर्टी। ठीक है, तो अब देखिए 20 हाउस होल्ड्स, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ऐसे 20 हाउस होल्ड हैं जिनका डेप्रीवेशन स्कोर 1/3 से ज़्यादा है, तो ये पुअर हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ पुअर हाउस होल्ड इज 20, टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स आर 30 इंटू 100। तो यहाँ पे पावर्टी निकल कर आएगी 66.66%। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसको एक हाइपोथेटिकल कंट्री मान लें, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है उसको अगर हम एक हाइपोथेटिकल कंट्री माने तो उस देश में 66% लोग, ऑलमोस्ट 67% लोग पुअर हैं, या ऑलमोस्ट 67% हाउस होल्ड पुअर हैं। ठीक है, नॉट पीपल, बिकॉज MPI पावर्टी की बात करता है इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड। तो इतना मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पुअर्स, क्योंकि हम यहाँ पे हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस देश में 66.66% हाउस होल्ड्स पुअर हैं। उसके बाद एक दूसरा टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी। इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी को हम लिखते हैं विद सिंबल A। इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी क्या बताता है? इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ डेप्रीवेशन स्कोर। तो किसी भी हाउस होल्ड के पावर्टी की क्या इंटेंसिटी है वो उसका डेप्रीवेशन स्कोर बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई हाउस होल्ड है, उसका डेप्रीवेशन स्कोर अगर 60% है, तो हम ये कहेंगे कि दिस हाउस होल्ड इज़ डिप्राइव्ड ऑन 60% ऑफ द बेसिक एमिनिटीज़। तो डेप्रीवेशन स्कोर जितना ज़्यादा होगा वो हाउस होल्ड पुअर तो होगा। अगर 1/3 से ज़्यादा डेप्रीवेशन स्कोर है तो वो पुअर होगा, लेकिन उसका डेप्रीवेशन स्कोर जितना ज़्यादा होगा उसकी पावर्टी की इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगी। तो हम ये कहेंगे कि ये हाउस होल्ड, इसकी पावर्टी की जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा है या इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी हाउस होल्ड जितना ज़्यादा बेसिक एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड होगा उसका उतना ज़्यादा डेप्रीवेशन स्कोर होगा, और ज़्यादा डेप्रीवेशन स्कोर का मतलब है ज़्यादा बेसिक एमिनिटी डेप्रीवेशन, यानी कि उसके पावर्टी की इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी। अब ये इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी को हम मेजर कैसे करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी इज वेटेड एवरेज ऑफ डेप्रीवेशन स्कोर ऑफ पुअर हाउस होल्ड। ठीक है, तो पहली बात तो पुअर हाउस होल्ड वो होंगे जिनका डेप्रीवेशन स्कोर 1/3 से ज़्यादा है, और उनमें भी 1/3 से डेप्रीवेशन स्कोर जितना ज़्यादा होगा वो उतना इंटेंसली पुअर होंगे। तो अगर हमें किसी भी देश में, अगर हमें पुअर हाउस होल्ड्स का डेप्रीवेशन स्कोर पता है और उससे हमें उनका इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी निकालना है, तो हम उनका वेटेड एवरेज निकाल लें। अब यहाँ पे कैसे वेटेड एवरेज बनेगा? हमारे पास टोटल 20 हाउस होल्ड्स पुअर थे आउट ऑफ 30। ठीक है, अब उनमें से 10 हाउस होल्ड्स हैं जिनका डेप्रीवेशन स्कोर 45% था। तो अगर हमें वेटेड एवरेज निकालना है 20 पुअर हाउस होल्ड का, तो वो कैसे निकलेगा? 10 इंटू 45 प्लस ऐसे 10 हाउस होल्ड जिनका डेप्रीवेशन स्कोर 60 था। सो 10 इंटू 45 प्लस 10 इंटू 60, टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स आर 20। तो आप जो इनकी मतलब आप 10 को कॉमन ले लेंगे तो 10 से 20 कट जाएगी, यानी कि एक तरह का ये एवरेज हो गया इन दोनों का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड सेम रखे थे हमने। ठीक है, तो जो एवरेज आएगा वेटेड एवरेज वो 52.5%। इसका मतलब क्या हुआ? ये 52.5% क्या कह रहा है, या ये जो इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी ए निकल कर आई है पुअर हाउस होल्ड का, उसका मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज पुअर हाउस होल्ड्स आर डिप्राइव्ड ऑन 52.5% ऑफ बेसिक एमिनिटीज टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी ये जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, इसको बनाते वक्त हमने जिन भी बेसिक एमिनिटीज़ को अकाउंट में लिया है
उन बेसिक एमिनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी पुअर हाउस होल्ड निकल कर आए हैं वो पुअर हाउस होल्ड अमूमन तौर पे 52.5% बेसिक एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड हैं। अगर ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ए जो है निकल कर 60% आती तो हम ये बोलते हैं कि इस देश में जो भी पुअर हाउस होल्ड हैं वो अमूमन तौर पे 60% ऑफ द बेसिक एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड हैं। ठीक है, यानी जो भी बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उनकी 60% चीज़ों पे वो डिप्राइव्ड हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी यही बताता है कि पुअर हाउस होल्ड कितना प्रतिशत बेसिक एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड हैं, जो कि हम कंसिडरेशन में लेकर इंडेक्स बना रहे हैं। अब सवाल आता है कि एमपीआई, ये जो एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। तो इसकी वैल्यू बनती है पॉवर्टी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो मैंने सिंबल ले लिया है एच एंड ए। सो एमपीआई इज इक्वल टू एच इंटू ए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ डेटा। देखिए 2005-06 में जो देखिए 2010 से पहले क्या था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, तो और उसे यूएनडीपी ही मेजर करती थी। ठीक है, तो देखिए 2005-06 में जो इंडिया में जो पॉवर्टी रेशियो था, ठीक है, या जो गरीबी थी वो 55% थी। 2015-16 में गरीबी ऑलमोस्ट हाफ हो गई, दैट इज़ 27.5%। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी थी अकॉर्डिंग टू दिस एमपीआई, 2015-16 में हम एमपीआई के हिसाब से बात कर रहे हैं कि पॉवर्टी इंडिया में तो 27, इंडिया में पॉवर्टी है 27.5%, यानी भारत में 27.5% लोग गरीब हैं। और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है 43.9%, यानी इंडिया में जो भी पुअर हैं या पुअर हाउस होल्ड हैं वो 43.9% ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड हैं। और जो लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा है इंडिया के लिए ऑन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस एमपीआई की जो हम बात कर रहे हैं यूएनडीपी वाला, वहाँ पे 2019-21 के दौरान इंडिया में जो पॉवर्टी है इट इज़ 16.4%। ठीक है, तो 2005-06 में इंडिया में पॉवर्टी 55% थी, 2015-16 में पॉवर्टी 27.5% थी, और 2019-21 में इंडिया में पॉवर्टी है तकरीबन 16.4, यानी 16.4 को 16.5% आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अराउंड 16.5%। ओके, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है वो है 42%। इसका मतलब क्या है कि ये जो 16.4% पुअर हाउस होल्ड हैं ये 42% ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड हैं। और आप देखिए कि इंडिया में 2015-16 की तुलना में पॉवर्टी तो काफ़ी घटा है। ठीक है, इट्स लाइक अराउंड 11% पॉवर्टी घट गया। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है ये ज़्यादा नहीं बदली है, यानी जो पुअर हाउस होल्ड थे पहले तकरीबन 44% चीज़ों पे डिप्राइव्ड थे, और आज पुअर हाउस होल्ड 11% कम हुए, यानी पॉवर्टी 11% गिरी है, पर इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इट हार्डली रिड्यूस बाई 2%। ठीक है, और देखिए यूएनडीपी एमपीआई को लेकर ये जो भी पॉवर्टी और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ये सब जो डेटा है, एमपीआई वैल्यू, ये सब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश करती है। अब अगर हम इसके हिसाब से एमपीआई की वैल्यू निकालें, 2019-21 में अगर इंडिया में पॉवर्टी है 16.4%, तो एमपीआई क्या हो जाएगा, अगर इस परसेंटेज यानी डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.164, और इस 42% को अगर जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 0.42, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 0.069। यानी इंडिया की जो एमपीआई वैल्यू है एज ऑफ 2019-21 वो है 0.069, और इस एमपीआई वैल्यू पे इंडिया की रैंकिंग है 66 आउट ऑफ 109, यानी 109 कंट्री में से इंडिया 66 पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एमपीआई। फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, अगर हम बांग्लादेश की बात करें
तो वहाँ पर पावर्टी रेशियो तकरीबन 24.5% है। और वहाँ पर ये जो इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी है इट इज़ अराउंड 44 या 45%। तो बांग्लादेश की जो MPI वैल्यू है वो हमसे बड़ी आएगी, ठीक है, यानी वो MPI इंडेक्स में हमसे नीचे आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनकी पावर्टी रेशियो है तकरीबन 39% और उनके यहाँ जो इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी है इट इज़ मोर देन 50%। तो उनकी फिर जो MPI वैल्यू है वो और बड़ी आएगी, तो वो हमसे रैंकिंग में और नीचे आते हैं। यानी कि इंडिया जो है इसकी MPI रैंकिंग और MPI वैल्यू बांग्लादेश और पाकिस्तान से अच्छी है। सबसे ख़राब पाकिस्तान की है। अगर हम अपने नेबर्स में बात करें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की, तो सबसे ख़राब स्टेटस है पाकिस्तान की, देन बांग्लादेश, देन इंडिया, ठीक है। और देखिए ये 0.069 क्यों आए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू छोटी थी तो मल्टीप्लाई होकर छोटी हो जाएंगी, और ये वैल्यू जितनी बड़ी होंगी, ठीक है, ये वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, ये वैल्यू जितनी छोटी होंगी वो वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी। तो ये सारी बातें हो गई किसको लेकर, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को लेकर। तो मैंने सारी बातें कवर कर दी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि MPI को UNDP और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन दोनों ने मिलकर बनाया है। 2010 से पहले UNDP पावर्टी को मेजर करती थी थ्रू HPI इंडेक्स, दैट इज़ ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। 2010 से UNDP मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का इस्तेमाल कर रही है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स ये पावर्टी को मेजर करती है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिविएशन फ्रॉम बेसिक कम्युनिटीज़, और ये हाउस होल्ड लेवल पे पावर्टी को मेजर करती है। ये 3 डायमेंशन और इन इंडिकेटर्स को लेती है, इनके लिए कुछ डेप्रिविएशन थ्रेशोल्ड होते हैं। फिर उस थ्रेशोल्ड के हिसाब से अगर डेप्रिविएशन स्टेटस जो आता है, इन इंडिकेटर्स को असाइंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम डेप्रिविएशन स्कोर बनाते हैं। फिर डेप्रिविएशन स्कोर में 1/3 रखा गया है पावर्टी लाइन, यानी जो भी हाउस होल्ड डेप्रिविएशन स्कोर पे, यानी जिन भी हाउस होल्ड का डेप्रिविएशन स्कोर 1/3 से ज़्यादा है वो पुअर हाउस होल्ड होंगे, और अगर डेप्रिविएशन स्कोर 1/3 से कम है तो वो हाउस होल्ड पुअर नहीं होगा। और फिर हमने एग्जांपल लेकर पावर्टी निकाला, इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी निकाला। इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी बताता है कि पुअर हाउस होल्ड कितना ज़्यादा डिप्राइव्ड है, मतलब उनके डेप्रिविएशन का एक्सटेंट कितना है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी बताता है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिविएशन। तो डेप्रिविएशन स्कोर जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगी, यानी कि पुअर हाउस होल्ड उतना ज़्यादा बेसिक एमिनिटीज़ पे डिप्राइव्ड होंगे। फिर हमने मीनिंग भी देखा, और फिर हमने इंडिया के लिए 2005, 6, 15, 16 और 19, 21 में पावर्टी और इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी इनकी वैल्यूज़ देखी। फिर हमने MPI की वैल्यू निकाली इंडिया की 2019-21 के दौरान, और फिर हमने देखा कि इंडिया की जो MPI वैल्यू है वो 0.069 है। उसके हिसाब से इंडिया के जो MPI के हिसाब से जो रैंकिंग है वो है 66 आउट ऑफ 109। यानी हम इस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के तहत जो गरीबी का मापन है, यानी इस मापदंड पे जो गरीबी का आकलन है, भारत दुनिया में मतलब 109 कंट्रीज़ में 66 पोजीशन पे है, और ये 109 कंट्रीज़ मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। डेवलपिंग और जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अंडर डेवलप्ड मतलब लिस्ट डेवलप्ड, नॉट अंडर डेवलप्ड, बिकॉज डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर द सेम थिंग। सो ये डेवलपिंग और जो भी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़। तो आउट ऑफ 109 डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया रैंक एट 66th पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MPI। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ कंपैरिजन करेंगे इंडिया में जो ऑफिशियल पावर्टी लाइन है प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की, उसको हम इस MPI के साथ कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ हम प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की पावर्टी लाइन को वर्ल्ड बैंक की जो इंटरनेशनल पावर्टी लाइन है उससे कंपेयर करेंगे, और हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की जो इंटरनेशनल पावर्टी लाइन है फॉर लो इनकम कंट्रीज़, ओके, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ एंड अपर इनकम कंट्रीज़, उनके लिए क्या है, और उसके हिसाब से इंडिया में पावर्टी स्टेटस क्या है।
तो वो सारा कंपैरिजन हम लेक्चर नंबर 57 में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।